चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। और सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं ना अपनी बढ़िया मस्त तरीके से? तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएं ताकि हम लोग बात कर सकें। ओके, तैयार हैं आप सभी? जय हिंद सभी को। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मस्त। चलो, आपको मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, जरा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने आपको क्या डिस्कशन करा था। तो आप देखेंगे आपकी जो कल क्लास आपकी नहीं हुई थी, कल मेरी मैराथन थी इस वजह से। परसों आपकी क्लास हुई थी, तो परसों हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग यहां पर कर लेते हैं। आरबीआई के कार्य हमने पढ़े थे और आरबीआई के कार्यों के बाद में फिर हमने चर्चा करी थी मेरे दोस्त। आरबीआई के कार्यों के बारे में विकासात्मक कार्य भी मैंने आपको बता दिए थे और साख नियंत्रण के बारे में भी मैंने आपको बताया था और मौद्रिक नीति जो है इसके उद्देश्य भी मैंने बता दिए थे। और मैंने लास्ट में आपको ये लिखवाया था कि मौद्रिक नीति के दो प्रकार हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में आज से हमें यहां पर पढ़ना है। ओके, तो मौद्रिक नीति के दो प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में हमें आज यहां पर पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाए क्लास के साथ में ताकि इस कक्षा की शुरुआत हम कर दें। है ना, कमेंट मत करिएगा, ज्यादा बेहतर है। चलो देखते हैं, है ना। मौद्रिक नीति के प्रकार, तो हेडिंग डालेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी, सॉरी, मौद्रिक नीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के प्रकार, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के प्रकार। मौद्रिक नीति के प्रकार, मौद्रिक नीति के प्रकार कितने प्रकार की होती है ये? तो मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है ना। सबसे पहला जो है मेरे दोस्त वो कौन सी नीति है, तो याद रखना उसे आप लोग बोलते हैं, उसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे आप लोग बोलते हैं कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टाइड मॉनेटरी पॉलिसी। टाइड मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति आप इसे बोलते हैं, या इसी को हम टाइड मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। कठोर मौद्रिक नीति, या इसी को हम लोग टाइड मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। टाइड मॉनेटरी पॉलिसी क्या बोलते हैं? टाइड मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से आप इसे जानते हैं, कठोर मौद्रिक नीति। अब आपको पढ़ना है इसके बारे में, यह है कि इसका और क्या नाम है, मतलब इसको हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसके अन्य नाम, अदर्स नेम, इसको और किस नाम से जाना जाता है? कठोर को हम बोलते हैं सख्त। मैं सख्त, लेकिन यहां में पिघल गया। आपने सुना वो क्या नाम, इरफान? नहीं, मैं भूल गया, इंदौर के कलाकार हैं, है ना, चच्चा विधायक है हमारे, उसमें देखा था मैंने। खैर, अन्य नाम क्या है कठोर मौद्रिक नीति का? इसको हम बोलते हैं सख्त मौद्रिक नीति। सख्त, सख्त नीति बोल देते हैं, या इसी को संकुचित भी बोलते हैं। संकुचित, संकुचित का मतलब होता है कंप्रेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, कंप्रेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी आप इसे बोलते हैं। तो सख्त नीति, या फिर इसी को संकुचित नीति भी बोलते हैं। संकुचित नीति, संकुचित नीति, सख्त नीति और संकुचित। संकुचित का मतलब होता है कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड पॉलिसी। तो अगर पूछा जाए कि
कठोर मौद्रिक नीति को और किस नाम से जाना जाता है? तो सख्त, हाँ जाकिर खान, सख्त नीति के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है, ओके। आ गई बात समझ में? तो सख्त नीति या संकुचित नीति भी आप इसे बोल सकते हैं। कठोर मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, कठोर मौद्रिक नीति क्यों अपनाई जाती है? ताकि महंगाई को कम कर सकें, ठीक है, महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी अपनाई जाती है। आ गई बात समझ में? तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य है महंगाई को कम करना। तो महंगाई को कम करना, महंगाई बोले तो इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, महंगाई नियंत्रण ऐसा लिखें, इन्फ्लेशन नियंत्रण, है ना, महंगाई को नियंत्रित करना, महंगाई को नियंत्रित करना, महंगाई को नियंत्रित करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है कठोर मौद्रिक नीति में? तो ब्याज दर को बढ़ा करके महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें ये लिखेंगे कि इसमें ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, इसमें ब्याज दर इंटरेस्ट रेट, इसमें ब्याज दर इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, ब्याज दरों को बढ़ाकर बढ़ाकर बाजार से मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति बोले तो मनी सप्लाई, है ना, इसमें ब्याज दरों को बढ़ाकर मनी सप्लाई मुद्रा आपूर्ति को कम करने का प्रयास किया जाता है, को कम किया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, सुनना, अगर आपको लोन चाहिए तो आप कहां जाते हो? आप जाते हो बैंक के पास में। अगर बैंकों को लोन चाहिए तो वो कहां जाएगी? तो वो जाएगी आरबीआई के पास में। तो एक चीज जरा यहां पर समझना अच्छे से कि आरबीआई किसको लोन देती है। सुनना, आरबीआई किसको लोन देती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको लोन देती है? तो याद रखना, ये लोन देगी व्यापारिक बैंकों को। किसको लोन देगी? ये व्यापारिक बैंकों को लोन देती है। आ गई बात समझ में? और बदले में व्यापार, देखो लोन इधर गया, LOAN, लोन इधर गया व्यापारिक बैंक के पास में, बदले में व्यापारिक बैंक ने इसको क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। क्या दिया मेरे साथियों? ब्याज दिया, ब्याज दिया, ठीक है। अब व्यापारिक बैंक किसको लोन देगी? तो जनता को लोन देगी। अब व्यापारिक बैंक किसको लोन देगी? अब व्यापारिक बैंक किसको लोन देगी? तो याद रखना, ये देगी जनता को, ये जनता को लोन देगी, है ना। अब लोन व्यापारिक बैंक से जनता के पास गया, जनता इसको क्या देगी? ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मतलब क्या जनता सीधा आरबीआई से लोन ले सकती है? क्या नहीं ले सकती? क्यों? क्योंकि आरबीआई जनता का बैंक नहीं है, आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई सरकार का बैंक है, पर यह जनता का बैंक नहीं है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ही महंगा लोन देगी तो क्या व्यापारिक बैंक महंगा लोन लेगी? नहीं लेगी। वो बोलेगी नहीं चाहिए हमें लोन। बोले क्यों? बोले महंगा दे रहे हैं। तो जब आरबीआई महंगा लोन देगी व्यापारिक बैंकों को तो व्यापारिक बैंक लोन लेने से मना कर देगी। इस तरीके से कमर्शियल बैंकों के पास में पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? बोले हाँ होगी। और जब कमर्शियल बैंकों के पास ही पैसों की कमी होगी तो वो जनता को भी लोन क्यों देगी? जनता को कहां से लोन दे देगी? या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आपको लोन चाहिए, जैसे हमारे साथ सहदेव जी जुड़े हुए हैं, अभिषेक जी, राज जी, स्वीटी जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि सर अगर हमें लोन चाहिए तो फिर आप बैंक के पास जाओगे, और बैंक ने कहा कि हम लोन तो दे देंगे लेकिन 20% पर देंगे। तो क्या स्वीटी, सहदेव, अभिषेक ये लोन लेंगे? भाई मैं तो नहीं लूंगा, मैं मना कर दूंगा। अरे बाप रे बाप, 20% पर लोन? बोले हाँ 20% ब्याज लगेगा, मैं मना कर दूंगा, नहीं चाहिए भाई, लोन नहीं चाहिए। तो मैं लोन लेने से मना कर दूंगा तो मेरे पास पैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मेरे पास पैसा आएगा ही नहीं, और मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं डिमांड ही कम करूंगा। आ गई बात समझ में? जिसकी जेब गर्म नहीं होती ना, वो गर्मी में भी सो जाता है चुपचाप। मच्छर काट रहे हैं तो काटने दो।
है ना। तो याद रखना है मेरे साथियों, अगर अगर ब्याज दर को बढ़ा देंगे तो इससे क्या किया जाएगा, तो इससे मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। तो ये किया जाता है कठोर मौद्रिक नीति अपनाकर। तो ब्याज दर को बढ़ाकर बाजार के अंदर मुद्रा आपूर्ति या तरलता, तरलता शब्द का प्रयोग किया था हमने कल, याद होगा, तरलता लिक्विडिटी बोलते हैं, तरलता या लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इसी को मनी सप्लाई भी बोल देते हैं। इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो कितनी बढ़िया बात बोल दी कि ब्याज दरों को बढ़ा करके तरलता को कम किया जा सकता है, कुल मिलाकर के महंगाई को दूर किया जा सकता है। तो महंगाई को दूर करने के लिए कौन सी नीति बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। कौन सी नीति, कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को, बताओ। तो कठोर मौद्रिक नीति किसके लिए अपनाई जाती है, महंगाई को दूर करने के लिए अपनाई जाती है, महंगाई को दूर करने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, ओके। सर पेमेंट बैंक लोन दे सकती है क्या आपको, पेमेंट बैंक जनता को लोन नहीं देती, पेमेंट बैंक ऋण कहां देती है भाई, पेमेंट बैंक लोन नहीं देती, आप जमा कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, ना तो क्रेडिट कार्ड जारी करती है, ना ही लोन देती। ओके, आ गई बात समझ में। तो कठोर मौद्रिक नीति जो है उसके बारे में मैंने बताया। अब दूसरी नीति है जिसे बोलते हैं सस्ती मौद्रिक नीति। तो दूसरा हेडिंग डालेंगे सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, या इसी को सरल मौद्रिक नीति भी बोल देते हैं। सरल मौद्रिक नीति, सरल मौद्रिक नीति, या इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। क्या बोलते हैं आप इसे, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इजी मॉनेटरी पॉलिसी, क्या बोलते हैं आप इसे, इजी मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से आप इसे जानते हैं, इजी मॉनेटरी पॉलिसी या सरल मौद्रिक नीति। अच्छा, सरल मौद्रिक नीति को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसके अन्य नाम क्या है, और किस नाम से जानते हैं सरल मौद्रिक नीति को, सरल मौद्रिक नीति को सस्ती मौद्रिक नीति बोलते हैं, सस्ती नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती नीति या सस्ती मौद्रिक नीति लिखो आप। इसी को हम उदारवादी मौद्रिक नीति भी बोलते हैं, उदारवादी का मतलब होता है लिबरल, तो लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी आप इसे जानते हैं। लिखेंगे उदारवादी मौद्रिक नीति, उदारवादी मौद्रिक नीति। उदारवादी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिबरल, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, लिबरल, उदार रवैया, है ना। मतलब हम कहें उदार का मतलब है कितना उदार व्यक्ति है, इसका मतलब कितना सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम विस्तारित मौद्रिक नीति भी बोल सकते हैं, विस्तारित, विस्तारित मौद्रिक नीति, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। विस्तारित का मतलब होता है एक्सपांशनरी, एक्सपांशनरी, विस्तारित मौद्रिक नीति। ठीक है, ओके। इसका उद्देश्य क्या होता है, इजी मॉनेटरी पॉलिसी क्यों अपनाई जाती है, तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने के पीछे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है भैया, तो इसका उद्देश्य होता है मंदी को दूर करना, मंदी का मतलब होता है डिप्रेशन, तो मार्केट में मंदी को दूर करना, डिप्रेशन को दूर करना, मंदी को दूर करना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य होता है बाजार में तरलता को बढ़ाना, तो बाजार में तरलता बढ़ाना, तरलता बोलते तो लिक्विडिटी बोलते हैं इसको, तरलता का क्या मतलब होता है, लिक्विडिटी। तो बाजार में तरलता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य होता है। तरलता को इसलिए बढ़ाया जाता है, लोगों की जेब में पैसा इसलिए डाला जाता है ताकि डिमांड बढ़े। ठीक है, तरलता को भी एक बार और बता दो, राम कह रहे हैं तरलता का मतलब होता है मनी सप्लाई। राम के पास 500 रुपए है, विनय कुमार के पास 200 रुपए, बताओ किसके पास पैसा ज्यादा है, राम के पास।
तो तरलता किसकी ज्यादा है? राम की तरलता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि राम के पास पैसा ज्यादा है। जिसके पास तरलता ज्यादा होगी वो डिमांड भी ज्यादा करेगा। राम, ये तो मैंने केवल 500 का उदाहरण दिया। मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपए हो तो, और मेरे पास 2 करोड़ रुपए हो तो फिर भी राम के पास ज्यादा पैसा है। तो राम के पास पैसा ज्यादा है तो राम की तरलता ज्यादा है, तो राम की तरलता ज्यादा है तो राम की डिमांड ज्यादा है। क्योंकि पैसा ज्यादा है, राम की जेब गर्म है, तो राम रुकेगा नहीं। गर्मी लग रही है, तुरंत एसी खरीदने जाएगा। ठंडा पानी पीना है, कूलर नहीं, ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज खरीदने जाएगा। राम के पास गर्मी है, पैदल नहीं जाता राम, कार खरीद लेता है तुरंत 1 करोड़ की, डिफेंडर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं तरलता। तरलता का मतलब होता है पैसा, धन, रुपया, रोकड़ा। ठीक है, इसको हम तरलता बोलते हैं। तो बाजार में तरलता बढ़ाना, तरलता मतलब लिक्विडिटी बढ़ाना, ये सरल मौद्रिक नीति है। और इस कैसे बढ़ाई जाएगी? तो लिखेंगे इसमें 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 ब्याज दरों में कमी करके, इसमें ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट में कमी करके, ब्याज दर में कमी की जाती है, ऐसा लिखो, या कमी करके करके बाजार में तरलता बढ़ाई जाती है। बाजार में तरलता बढ़ाई जाती है। मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट में लोन आपको सस्ता मिले, मार्केट में आपको लोन सस्ता मिले, चलो भाई सॉरी, है ना, मैं आपको ये बोल रहा था कि इसमें ब्याज दरों में कमी करके बाजार में तरलता को बढ़ाया जाता है। तरलता को बढ़ाया जाता है, तरलता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि अगर ब्याज दर कम होगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी, तो बाजार के अंदर मेरे साथियों लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर आपको सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलेगा तो सब लोग लोन ले लेंगे, बोले हाँ हाँ हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। और जब सबको सस्ता लोन मिल जाएगा, सब लोग मार्केट में लोन ले लेंगे, तो सबकी जेब गर्म हो जाएगी, और सबकी जेब गर्म हो जाएगी तो फिर क्या रुकेंगे? डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और डिमांड बढ़ाना ही तो इसका उद्देश्य था, सस्ती मौद्रिक नीति का या सरल मौद्रिक नीति का। ओके, ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को? चलिए, इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। ये मैंने सस्ती या सरल मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ एक बार। तो ये मौद्रिक नीति के प्रकार मैंने बता दिए हैं, एक बार इसको पढ़ लो जल्दी से, फिर हम अगली बात पढ़ते हैं, अगली बात करते हैं मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं। ठीक है, ओके भाई, चलिए आगे बढ़े। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, बिल्कुल सही आपने कहा सदैव भाई। सर, मंदी, मनी सप्लाई थोड़ा बता दीजिए। आंचल बेटा, बीच में आओगे तो कैसे काम चलेगा? सुनो एक बार, मंदी का मतलब होता है बाजार की ऐसी स्थिति जिसके अंदर डिमांड बहुत कम है लेकिन दुकानों पर सप्लाई बहुत ज्यादा है, ऐसी स्थिति मंदी बोलते हैं, मंदी बोलते हैं। आपने अपने व्यापारी दोस्त से कोई हो, उससे पूछना भाई मार्केट कैसा, अरे कहाँ यार मंदी वाड़ा चल रहा है। तो मंदी का मतलब है लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, बाकी मार्केट में सप्लाई तो खूब है, इसको बोलते हैं मंदी।
और क्या बोल रहे हो आप, है ना सर, तरलता महंगाई से डिनोट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई, अक्षिता, बिल्कुल बहन, तरलता महंगाई से ही तो होती है। अगर लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होगा तो हर लोग डिमांड करेंगे, और हर व्यक्ति डिमांड करेगा तो मार्केट में सप्लाई की कमी हो जाएगी, और सप्लाई की कमी हो जाएगी तो कीमतें बढ़ जाएगी, ये हो गई महंगाई। सर जी रुपया गिरने, छोड़ो, अभी गिरने विरने का उठाने की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, है ना। और बताएं, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं मेरे साथियों मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में। उपकरण बोल देते हैं, टूल्स बोल देते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूं मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति के उपकरण। उपकरण को हम इंस्ट्रूमेंट भी बोल देते हैं, टूल्स भी बोल देते हैं, है ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट और टूल्स भी आप इसे कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट और टूल्स के नाम से आप इसे जानते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट को दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, है ना। एक को हम बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण, मात्रा को बोलते हैं क्वांटिटी, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स बोलते हैं। और दूसरे को हम बोलते हैं गुणात्मक, गुण का मतलब है क्वालिटी, तो उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो दो पार्ट में हम डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं, ओके। तो इसमें लिखेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण में पहला लिखेंगे मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण, और मात्रा का मतलब क्या होता है, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण, पहला क्या बोलते हैं, मात्रात्मक उपकरण। एक तो ये डिवाइड किया गया इसका, और दूसरा मेरे साथियों गुणात्मक बोलते हैं, गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। अच्छा, गुणात्मक को एक और नाम से जानते हैं, इसको चयनात्मक भी बोलते हैं, सिलेक्टिव टूल्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण, गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण, गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण, है ना। और इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, 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 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, या इसी को सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, सिलेक्टिव, सिलेक्टिव, है ना, चयनात्मक उपकरण बोल देते हैं ना आप, सिलेक्टिव बोलते हैं। खैर, अब यहां पर हम देखेंगे कि मात्रात्मक कौन कौन से और चयनात्मक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मात्रात्मक की, कि मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से इसके, है ना, क्योंकि यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। तो मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, मात्रात्मक में एक आपको देखने को मिलेगा रेपो रेट। तो रेपो रेट किस तरीके का उपकरण है, मात्रात्मक है। इसको रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, अंग्रेजी में रेपो रेट बोल देते हैं, इसको आरआर से नोटिफाइड किया जाता है, ठीक है, रेपो रेट। दूसरा याद रखना, एक को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल आर, ट्रिपल आर के नाम से जानते हैं इसे। एक होता है सी आर आर, कैश रिजर्व रेशियो, मैं भी फुल फॉर्म लिखा दूंगा आगे, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं आप इसे, सी आर आर।
फिर एक होता है एसएलआर, और एसएलआर के अलावा एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, खुले बाजार की क्रिया। ठीक है, खुले बाजार की क्रिया। दिलीप भाई इधर पढ़ लो, एनडीसी भी करवा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है। सर अब भी लोन महंगा करके महंगाई को कम कर सकते हैं क्या आमिर? मेरे प्यारे भाई मैं इतनी देर का क्या बोल रहा हूं, है ना? लोन को महंगा करके ही तो महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अगला लिखना एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट, एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एक होता है एसडीएफ रेट, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। एक होता है बैंक रेट। ओके, तो ये हमारे कौन से उपकरण हैं? तो याद रखना ये है मात्रात्मक उपकरण। इनको बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण। क्या बोलते हैं इनको? मात्रात्मक उपकरण। इनकी मात्रा को कम ज्यादा करके, इनकी क्वांटिटी को कम ज्यादा करके हम लोग महंगाई को या हम मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं, कुल मिला करके। हिंदी में भी लिखवा देंगे, ऐसे ही अंग्रेजी में ही आते हैं परीक्षा में, हिंदी में नहीं आते हैं, है ना? तो आगे बात समझ में आप लोगों को? बढ़े आगे। चलिए, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या है? फ्लोटिंग और फिक्स भी बता देंगे शुभम भाई। ओके, देखो गुणात्मक में कौन कौन से हैं वो जरा देखना। गुणात्मक में एक में है साख राशनिंग, क्रेडिट ऑफ राशनिंग बोलते हैं इसको, साख राशनिंग, साख राशनिंग, क्रेडिट ऑफ राशनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रेडिट राशनिंग बोल देते हैं इसे। दूसरा है मेरे दोस्त नैतिक दबाव, नैतिक दबाव, अंग्रेजी में मोरल सुएशन बोलते हैं आप इसे। मोरल सुएशन। फिर मेरे साथियों एक है डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही। और एक लिखना मार्जिन निर्धारण, इसको बोलते हैं हिंदी में सीमांत आवश्यकता। इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। सीमांत आवश्यकता। ओके, तो ये चार आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। ओके भाई, गुणात्मक में ये चार है और मात्रात्मक में वो सारे के सारे हैं। ओके, चलो उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, अब हम एक एक के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए जरा एक एक के बारे में हम बातचीत करते हैं कि क्या क्या है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट, मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है। रेपो रेट जो है इसमें आर ई का मतलब होता है री, पी का मतलब होता है परचेज, और ओ का मतलब होता है ऑप्शन। री परचेज ऑप्शन आप इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे? री परचेज ऑप्शन। तो रेपो का फुल फॉर्म होता है री परचेज ऑप्शन। क्या बोलते हैं आप इसे? रीपर्चेज ऑप्शन बोलते हैं आप इसे। रीपर्चेज ऑप्शन का मतलब होता है, री का मतलब पुनः, और परचेज का मतलब होता है क्रय, और ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प।
तो पुनः क्रय विकल्प भी आप इसे कह देते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन या पुनः क्रय विकल्प के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुनः क्रय विकल्प के नाम से जानते हैं। ओके, पुनः क्रय विकल्प आप इसे बोलते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन। अच्छा, इस रेपो का एक और नाम है। इस रेपो को हम और किस नाम से जानते हैं भाई? अगर सवाल पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? तो याद रखना है, इसको हम लोग पॉलिसी रेट के माध्यम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पॉलिसी रेट के माध्यम से। ओके, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पॉलिसी रेट। तो रेपो रेट का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है इसका? तो इसी को हम पॉलिसी रेट के नाम से भी जानते हैं। पॉलिसी रेट या पॉलिसी दर आप इसे बोलते हैं, पॉलिसी दर। पॉलिसी रेट के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पॉलिसी रेट। अब ये होता क्या है रेपो, वो जरा समझना। एक तरफ मैं आरबीआई को लिखता हूं, ये आरबीआई है, ये आरबीआई, और एक तरफ मैं लिखता हूं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक। ओके भाई, एक तरफ आरबीआई है, एक तरफ व्यापारिक बैंक है। मान लो व्यापारिक बैंक को कभी पैसों की जरूरत पड़ी, तो व्यापारिक बैंक किसको फोन लगाएगा? आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है ना। तो इसने इसको कॉल किया, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को, कि यार मुझे पैसों की आवश्यकता है। इसने कहा ठीक है, पैसों की आवश्यकता है तो मैं दे दूंगा पैसे, कोई दिक्कत नहीं। बोले कितने दिन के लिए पैसा चाहिए? बोले कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। बोले ठीक है, दे देंगे, मिल जाएगा, हो जाएगा। तो याद रखना है, याद ये रखना है मेरे साथियों कि ये जो व्यापारिक बैंक है ना, ये इसको क्या दे देगा? तो ये इसको कुछ पैसा देगा। एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई बोलेगा ठीक है, हमारे पास में कुछ ना कुछ गिरवी रख दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो ये कोलेट्रल के रूप में क्या रखते हैं? कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी रखना, है ना। तो कोलेट्रल के रूप में इसके पास में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं। अभी के लिए केवल इतना याद रखो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है सरकारी प्रतिभूति। तो याद रखना है, सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक बैंक के किसके पास रखेगी? तो व्यापारिक बैंक के सरकारी प्रतिभूति को आरबीआई के पास रखेगी। आरबीआई को भरोसा हो जाएगा कि चलो ये पैसा दे देंगे, आरबीआई बदले में इनको क्या दे देगी? लोन दे देगी। लेकिन ये जो लोन है ये किसके लिए दिया जाता है? मतलब कम अवधि के लिए, और कम अवधि को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है। तो जब भी किसी व्यापारिक बैंक को अल्पकाल के लिए, अल्पकाल का मतलब है यहां पर 14 दिन, 28 दिन, 56 दिन, किसी किसी किताब में तो 56 डेज भी लिखे हैं, पर मैं ऐसा समझता हूं कि मैक्सिमम 28 डेज होता होगा, है ना। पर अल्पकाल बोलते हैं आप इसे, है ना, अल्पकाल को डिफाइन नहीं किया गया। तो आप इतना समझिए कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से ले सकती है, और आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर देगी शॉर्ट टर्म में पैसा, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, आरबीआई को भरोसा हो गया, कमर्शियल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी, आरबीआई ने यहां से पैसा कमर्शियल बैंकों को दे दिया। तो लोन या धन बोल दो या रुपया दे दो, रोकड़ा दे दो, जो भी है वो यहां दे दिया। बदले में ये व्यापारिक बैंक अब आरबीआई को क्या दे रही है? तो आरबीआई को ये ब्याज दे रही है। तो जो ब्याज देगी उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। जो ब्याज अदा करती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। तो आ गई बात समझ में, रेपो रेट क्या है? बताओ, रेपो रेट समझ में आ गया? एक बार सुनो, आरबीआई अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए व्यापारिक बैंकों को जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। वंस अगेन, आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, धन देती है, पैसा देती है, उसी रेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेपो रेट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिख दे इसको, सुनो, इसको हम लिख देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे?
जिस रेट पर या जिस दर पर, जिस ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, जिस ब्याज दर पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए है ना, शॉर्ट टर्म के लिए व्यापारिक बैंक को ऋण देता है, उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, उसे रेपो रेट बोलते हैं। ओके, इसी को रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रेपो रेट के नाम से जानते हैं, रेपो रेट के नाम से जानते हैं, रेपो रेट, रेपो रेट आप इसी को बोलते हैं। ठीक है भाई, बढ़े आगे बढ़े। अब देखना जरा, मुझे एक बात बताओ, ये दो बातें आप अच्छे से सीख लेना। मुझे एक बात बताओ कि रेपो रेट अगर ज्यादा होगा, अगर रेपो रेट ज्यादा है, अगर रेपो रेट ज्यादा है, मान लो व्यापारिक बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ी, व्यापारिक बैंक ने किसको फोन लगाया? आरबीआई को फोन लगाया। आरबीआई ने इसको लोन दिया, बोले दे दूंगी लेकिन ब्याज दर ज्यादा लूंगी। तो ब्याज दर ज्यादा है, अगर मान लो रेपो रेट बढ़ गया, तो क्या व्यापारिक बैंक की लोन लेगी? नहीं लेगी, मना कर देगी, अरे बहुत महंगा दे रहे हैं, तो आरबीआई तो बहुत महंगा दे रही है, मना कर देगी ना। तो जब मना कर देगी ये, तो इसके पास पैसों की होगी कमी, और पैसों की कमी इसके पास होगी, तो ये जनता को भी लोन कम से कम दे पाएगी। और अगर देगी भी तो क्या होगा? अगर लोन देगी भी तो महंगी ब्याज दरों पर लोन देगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो बाजार में बैंकों के पास में लिक्विडिटी या तरलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होगी कि नहीं होगी? बोले हाँ सर होगी। तो रेपो रेट ज्यादा होने से लिक्विडिटी मार्केट में कम होती है, या आसान से शब्दों में अगर मैं कहूं तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। ठीक है, रेपो रेट को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। और अगर रेपो रेट कम है, मुझे एक बात बताओ, व्यापारिक बैंकों को लोन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, और आरबीआई बोलती है कि हाँ मैं सस्ता लोन दे रही हूं, इसका मतलब है कि सारी बैंकें लोन लेगी, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। इस तरीके से बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, अभी तक मैंने आपको शायद नहीं बताया है कि साख नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। साख नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन व्यापारिक बैंक करती है, कमर्शियल बैंक। साख सृजन का मतलब है बैंक लोन देकर के, बैंक बाजार में लोन देकर के पैसा कमाती है, इसी को साख सृजन बोलते हैं। मैंने अपना पैसा बैंक में एफडी करके रखा है, मुझे 6% 6% पे ब्याज मिल रहा है, 6% ब्याज मिलेगा मुझे। लेकिन अगर मैं ही लोन लेने जाऊंगा ना, होम लोन, तो 11%। इतना महंगा! आ गई बात समझ में? तो मैंने जो पैसा जमा किया उस पर मुझे कम ब्याज मिल रहा है, और जो अगर मैं उसी से लोन लूं तो मुझे ज्यादा ब्याज पर पैसा मिल रहा है। इतनी गलत बात। ओके, खैर, मैं आपको बता दूं यहां पर सिंपल सी भाषा में कि रेपो रेट अगर कम होगा तो तरलता कम होगी, है ना। और याद रखना मेरे साथियों, अगर तरलता कम होगी, अगर बैंकों के पास पैसा कम होगा, तो बैंक साख सृजन भी कम कर पाएंगे। अभी के लिए केवल समझ ले कि साख सृजन, इसको क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। तो साख सृजन कम कर पाएंगे, और अगर बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे मार्केट में, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, जिससे साख सृजन भी बढ़ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? ये रेपो रेट के बारे में। पॉलिसी
रेट को ही रेपो रेट कहा जाता है और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्वीटी कह रहे समझ नहीं आया। ऐसा स्वीटी ध्यान कहीं और था क्या? कोई बात नहीं, एक बार और इसको पढ़ो, पढ़ो इसको, जो मैंने समझाया वो समझो। चलो भाई, है ना, एक बार इसको पढ़ लो जल्दी से, रेपो रेट क्या होती है, जो मैंने समझाया, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? एक बार प्लीज। है ना, शॉर्ट टर्म में कितने दिनों की संख्या? शॉर्ट टर्म में ऐसे तो 14 दिन भी है, 28 दिन भी है ना, 56 डेज भी है। तो कंफ्यूज मत हो, आप तो केवल शॉर्ट टर्म याद रखो, है ना, शॉर्ट टर्म आप याद रखो। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब है अल्पकाल, बस इतना भर याद रखो आप, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है भाई याद करने का। ओके, शॉर्ट टर्म का मतलब अल्पकाल। ओके, चलिए ये हो गया रेपो रेट। अब रेपो रेट के अलावा हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में, है ना। अगला रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट, इसको हम ट्रिपल आर बोलते हैं, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर आप इसे कहते हैं, ट्रिपल आर। ठीक है, ये रेपो रेट का उल्टा है। रेपो रेट में आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंकों को, इसमें आरबीआई लोन ले रहा है। एक बात बताओ, क्या आरबीआई को लोन लेने की आवश्यकता है क्या? नहीं। आरबीआई को भला पैसों की आवश्यकता क्यों होगी? आरबीआई तो खुद पैसा छाप रहा है ना, तो आरबीआई को पैसों की आवश्यकता क्यों होगी मेरे प्यारे दोस्त? पर आरबीआई मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए ऐसा करता है आरबीआई। ठीक है, तो मैं इसके बारे में यहां लिखवाता हूं, और मैं लिखवाता हूं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जिस ब्याज दर पर, सेम कॉन्सेप्ट है ना, खाली लेना देना दूसरा हो जाएगा। जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से, जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों से अल्पकाल, अल्पकाल बोले तो शॉर्ट टर्म, है ना, जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंक से अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए, है ना, व्यापारिक बैंक से अल्पकाल के लिए ऋण लेता है, ऋण लेता है, उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ओके, उसी दर को रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, अब एक बात मुझे बताना, मुझे एक बात बताओ, मान लो आप सभी व्यापारिक बैंक के, अपने आप को कमर्शियल बैंक समझो, आप अपने आप को क्या समझोगे? आप कमर्शियल बैंक समझो, आप अपने आप को कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक समझो। मुझे एक बात बताओ, मैं आरबीआई हूं, मेरा नाम क्या है? आरबीआई, मेरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं क्या हूं? मैं आरबीआई हूं। ठीक है, आप सभी अपने आप को क्या समझोगे? कमर्शियल बैंक समझोगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको लोन देना है तो आप जनता को लोन दो या फिर आरबीआई को लोन दो। अगर आरबीआई भी आपको अच्छा खासा ब्याज दे रहा है और जनता से भी आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन आप लोग पैसा कहां जमा करोगे? किसको लोन दोगे? आरबीआई को लोन दोगे या जनता को लोन दोगे? अगर आप कमर्शियल बैंक हो तो बताओ किसको लोन दोगे आप? ज्यादा सेफ कहां है आपका पैसा? किसको लोन दोगे आप?
बताओ भाई किसको लोन दोगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप लोन किसको दोगे? आरबीआई को लोन दोगे या फिर जनता को लोन दोगे? तो मेरे ख्याल से अगर आप एक विवेकशील व्यक्ति हैं, है ना, और ठीक ठाक तरीके से जानते हैं, तो आप आरबीआई को लोन दोगे। नहीं गुरुजी हम आरबीआई हैं, नहीं नहीं आप आरबीआई हो, मैं मान रहा हूं। अभी फिलहाल ये समझो कि आप कमर्शियल बैंक हो, तो आप किसको लोन दोगे? तो आरबीआई को दोगे। क्यों दोगे, क्या कारण है? तो ब्रिजेश भाई बता रहे कि आरबीआई, शुभम ने भी बताया आरबीआई, सब लोग आरबीआई बता रहे। आरबीआई क्यों? क्योंकि आरबीआई में आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित है। आपको पता है कि आरबीआई से हमें वापस लोन, मतलब वापस पैसा हमारा मिल जाएगा, डूबेगा नहीं, रिस्क कम है। और रिस्क है तो इश्क है नहीं, रिस्क है तो विकास है, रिस्क है तो बहुत पैसा है। जनता लेकर भूल जाएगी बोले, है ना। तो आप आरबीआई को दोगे। सही बात है कि गलत है? बोले हाँ सही बात है। तो अगर मेरे साथियों, अगर 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 रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा, अगर आरबीआई बोलता है कि मैं आपको ज्यादा ब्याज दूंगा, तो सारी की सारी व्यापारिक बैंकें आरबीआई को ही लोन दे देगी, और उसकी वजह से व्यापारिक बैंकों के पास में तरलता की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मार्केट में ही, मार्केट का सारा पैसा किसको दे दिया? आरबीआई को दे दिया। तो इससे लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई दिक्कत? अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगी तो तरलता मार्केट में कम हो जाएगी, या बैंकों के पास पैसों की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जनता को लोन नहीं दे पाएगी, और साख सृजन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। अगर मान लो आरबीआई सस्ता लोन ले रही है, आरबीआई कम ब्याज दरों पर लोन ले रही है व्यापारिक बैंकों से, तो आप दोगे क्या आरबीआई को लोन? मना कर दोगे, अरे नहीं देना आरबीआई को। क्यों? बोले सस्ता यार, इससे अच्छा तो जनता को लोन देंगे, डबल पैसा कमाएंगे। आ गई बात समझ में? तो याद रखना है, ट्रिपल आर अगर कम होती है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, बैंक आरबीआई को लोन देने से बचती है, जिसकी वजह से मार्केट में वो जनता को लोन देती है, और इससे साख सृजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मार्केट में पैसा बढ़ जाता है ना। आ गई बात समझ में? तो ये भी एक बड़ी मजेदार सी बात है। कोई दिक्कत? ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आप लोगों को? मुझे इतना बता दो केवल, क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या आपको? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, मेरा दोस्त 300 रुपए लेकर भाग गया, क्या करूं मैं? भूल जाओ मेरे दोस्त, अपने दोस्तों को उतना ही पैसा उधार दो जितना आप देकर भूलने की औकात रखते हैं, है ना। जितना आप लेकर के, मतलब जितना पैसा दे करके आप भूल सकते हैं, उतना ही पैसा उधार दो, इससे ज्यादा मत दो। इससे इससे आपके और आपके दोस्त के बीच में संबंधों में कटुता आती है। ओके, आ गई बात समझ में? सर क्या आरबीआई भी कमर्शियल बैंक हो सकती है? आरबीआई, क्या आरबीआई भी कमर्शियल बैंक हो सकती है? आरबीआई कमर्शियल बैंक हो ही नहीं सकती भाई, किसके लिए होगी? आरबीआई कमर्शियल बैंक बैंकों के लिए हो सकती है ना। आरबीआई कमर्शियल बैंक सरकार के लिए हो सकती, जनता के लिए नहीं। क्लियर है ना? ओके वीर भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीजें बड़ी आसान है, समझने की देरी है। बाकी आपसे मिलते हैं अब कल, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। शेष वार्ता आपसे करेंगे कल शाम को 7 बजे, फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अगर कोई आपका डाउट हो तो मुझे बताओ। प्रिया तिवारी, सर सच अब बहुत मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स, पहले लगता था इकोनॉमिक्स से डर। है ना सर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, कल की क्लास में बताएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सेक इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। रेपो रेट वर्तमान में कितनी है? अभी ये कम हो गई है, 5.25 हो गई है। मैं आपको नया डाटा लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। बहुत बढ़िया। ट्रिपल आर का ब्याज कौन तय करता है? मेरे प्यारे भाई, ये आरबीआई खुद तय करता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति जो होती है ना, उसमें तय होता है कि कितना पॉलिसी रेट होगा, कितना ट्रिपल आर होगा, वो सब वो तय करता है। ओके, बाकी मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार।